अंकुश शुरू कर देंगे हाँ रेडी बाईस साल से आप जो है जयपुर रह रहे हैं। जी सर। तो नेपाल से जयपुर आने की कैसे सोची? बहुत अच्छा लगता है कि नेपाल और भारत के कल्चर, धर्म, संस्कार, संस्कृति, परंपरा एक ही जैसा है, तो हम लोगों को ऐसा फील भी नहीं होता कि हम कहीं बाहर हैं। हमारे हाथ से लगभग 76 बच्चे हमारे ब्लैक बेल्ट यहाँ से हो चुके हैं। अच्छा, भारत और नेपाल में कुछ तो फर्क महसूस करते होंगे आप कभी? हमारे भी जन्म तो नेपाल में हुआ है, लेकिन पालन पोषण भारत माता ने किया है। और ये बच्चा अभी नेशनल खेलने जा रहा है देहरादून में, आने वाला ये 12 जून को, और ये बच्चा भी जा रहा है। और ये स्कूल गेम के नेशनल SGFI नेशनल प्लेयर हैं। इंडिया के लोग नेपाल में भी बहुत सारे हैं और नेपाल के लोग इंडिया में तो बहुत सारे हैं ही जी। तो हम दोनों देश में ऐसा मेरे को नहीं लगता कि कोई चीज़ का फर्क है या भेदभाव है। हमारे जो कन्वर्ट होके जाते हैं वो अपने धर्म, दूसरे धर्म को बहुत स्ट्रिक्टली मानते हैं। अगर वही स्ट्रिक्टली अपने धर्म में, अपने घर में दिखाए तो क्या हम लोग क्या कुछ नहीं कर सकते? तो इस मामले में आपने कभी सरकार के किसी प्रतिनिधि से बात करने की कोशिश नहीं की? तो नेशनल में सबसे पहला मेडल मेरे क्लास को, मेरा एसोसिएशन को मेरा मोहन श्रेष्ठा ने दिया। नेशनल कंटिन्यू खेल रहे हैं, नेशनल में मेडल भी निकाल रहे हैं और बहुत सारे बच्चे हमारे गवर्नमेंट सर्विस में भी लगे हैं। कराटे चुनने के पीछे क्या मकसद रहा? कोई घटना आपके साथ रही ऐसी जिससे कि आपने सोचा कि चलो अब मैं इस कराटे में ही अपना कैरियर बनाता हूं? जी सर। या सिर्फ और सिर्फ आए थे तो कुछ करना था तो कुछ भी ऐसा? नहीं, ऐसा भी नहीं है। मैं पहला ये कराटे से पहले मैं होटल लाइन में जॉब करता था, मैं अभी भी करता हूँ जी। मैं बहुत ग्राउंड लेवल से उठा हुआ बंदा हूँ जी। वंदे मातरम। लाइव परफॉर्मर्स की मोटिवेशनल पॉडकास्ट सीरीज अनकट टॉक्स विथ PBD में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं PBD यानी कि प्रशांत, ब्लड डोनर। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक हमारी मोटिवेशनल पॉडकास्ट सीरीज है और इसमें हर बार किसी ना किसी अलग फील्ड से कोई ना कोई एक्सपर्ट होता है जिससे कि हमारे यूथ को कुछ मोटिवेशन मिल सके, कुछ इंस्पिरेशन मिल सके। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ जो खास शख्सियत हैं वो खेलकूद से जुड़े हुए हैं और खेलकूद ही नहीं, आत्मरक्षा से भी उनका गहरा नाता है। कईयों को वो तैयार कर चुके हैं और खेलकूद के दम पर कई पुलिस में भी जा चुके हैं, फौज में भी जा चुके हैं और लगातार उनसे इंस्पिरेशन लेकर युवा जो हैं वो अपना भविष्य बनाने की ओर अग्रसर है। तो आज हमारे साथ हैं कराटे कोच निर्मल बोहरा जी। नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जी सर। कैसे हैं आप? बस सर बहुत बढ़िया हैं और अपने दिनचर्या की शुरुआत बिल्कुल। आज आपकी क्लास में ही आपसे बातचीत हो रही है। आपको और आपका चैनल को सबसे पहले धन्यवाद देता हूं कि आज आपने हमारे ये छोटी सी क्लास को चुना और हमारे बच्चे के साथ और हमारे क्लास में आप पधारे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
निर्मल जी, आप नेपाल के रहने वाले हैं जी सर। और काफ़ी सालों से, लगभग 22 साल से आप जो है जयपुर रह रहे हैं। जी सर। तो नेपाल से जयपुर आने की कैसे सोची? एक्चुअली सर, नेपाल से और जयपुर का बोले तो इंडिया और नेपाल का बहुत अच्छा रिश्ता रहा है पहले से ही। और नेपाल के जो रिश्ते हैं भगवान के टाइम से तक है ही। और गोरखा रेजिमेंट प्लस हमारे भी जो रिलेशन में है, जैसे हमारे बड़े भाई साहब भी एसएमएस में गवर्नमेंट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है। और बहुत सारे राजस्थान पुलिस में भी है मेरे गांव के बड़े भाई साहब वगैरह। ऐसे घर परिवार से भी नाता पहले से भी जुड़ा हुआ है राजस्थान से। और मैं भी कुछ दिनों के लिए राजस्थान आया था घूमने के लिए, और धीरे धीरे सारी चीज़ें पे बैठ गए। तो आज 21-22 साल हो गया। और बहुत अच्छा लगता है कि नेपाल और भारत के कल्चर, धर्म, संस्कार, संस्कृति, परंपरा एक ही जैसा है। तो हम लोगों को ऐसा फील भी नहीं होता कि हम कहीं बाहर हैं जी। तो इसलिए धीरे धीरे अब यहीं पे बसे और बाल बच्चे सारे यहीं पे हुए। तो धीरे धीरे आपने अब कोई ना कोई जरिया तो जीवन में चलना ही था, कोई रास्ता तो आपने को चुनना ही था। तो मैं पहले से भी खेलकूद में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रखता था जन्म से ही जी। तो पहले वॉलीबॉल हमारे सबसे लोकप्रिय गेम होता था, तो वॉलीबॉल खेला जी। फिर धीरे धीरे ये रास्ता अचानक पता नहीं बीच में कहाँ से आ गया था, सेल्फ डिफेंस का एक कराटे क्लास अपन इसको अपना लिया। तो इसके साथ में जुड़ते आज न जाने मेरे क्लास यहाँ से जो रहा मेमोरियल कराटे एकेडमी ऑफ जयपुर, सेकोकाई कराटे दो एसोसिएशन ऑफ इंडिया का यूनिट राजस्थान का, हमारे हाथ से लगभग 76 बच्चे हमारे ब्लैक बेल्ट यहाँ से हो चुके हैं, जो जापान से ब्लैक बेल्ट करते हैं हमारे बच्चे जी। और हमारे जो इंडिया के कोच हैं प्रेसिडेंट मिस्टर तरुण चक्रवर्ती सर, वही गाइड करते हैं। और आज हमारे यहाँ पे जो आप देख रहे हैं और आपके सामने हमारे जो छोटे छोटे बिल्कुल ये भारत के प्यारे बच्चे यहाँ भविष्य हैं। और ये बच्चा अभी नेशनल खेलने जा रहा है देहरादून में, आने वाला ये 12 जून को। और ये बच्चा भी जा रहा है और ये स्कूल गेम के नेशनल SGFI नेशनल प्लेयर हैं। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो आज नहीं आए। आज हमारे मंडे समर वेकेशन का क्लास आज से चालू था, इवनिंग क्लास के बच्चे अभी मॉर्निंग नहीं आए। और एक ये बच्चा है अभी स्टेट में सिल्वर मेडल जीता है, ये है। तो सारे बच्चे लगभग हमारे राजस्थान कराटे एसोसिएशन से खेलते हैं जी। जिसका नेतृत्व जनरल सेक्रेटरी का नेतृत्व अनिल कल्याण जी करते हैं जी। तो ऐसे आज आपसे मिले, कल उनसे मिले, ऐसे कर करके हमारे नज़दीकियाँ बढ़ती गई, दिनचर्या चलते गए। हमारे मातृभूमि जन्मभूमि नेपाल रहा जरूर जी, लेकिन कारणवश या अपने कर्म से अपना कर्म भूमि हम लोगों ने इंडिया को बनाया। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो देवकी के मथुरा में हुआ और पालन पोषण यशोदा मैया ने किया, वैसे हमारा भी जन्म तो नेपाल में हुआ है लेकिन पालन पोषण भारत माता ने किया है। तो उसके लिए मैं प्राउड ऑफ भी करता हूँ भारत के लोगों को और भारत को अतः दिल से धन्यवाद भी देता हूँ सभी लोगों को, आप जैसे लोगों को। अच्छा, भारत और नेपाल में कुछ तो फर्क महसूस करते होंगे आप कभी? जब नहीं, कुछ भी फर्क महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि फर्क महसूस इसलिए भी नहीं है क्योंकि हमारे जो सनातन हिंदू धर्म है, जो हम लोग पढ़ते हैं, जो वेद पुराण ये सारे हैं, ये एक ही शब्द में लिखा हुआ है। जो संस्कृति नेपाल में चलती है वो संस्कृति यहाँ पे भी चलती है। किताब एक ही है, पुस्तक एक ही है, सिर्फ मात्र का बोलने का फर्क है। हिंदी और नेपाली में सिर्फ बोली में फ़र्क है, ऐसा और किसी भी चीज़ में फ़र्क नहीं है। इंडिया की मूवी रिलीज होती है तो नेपाल में रिलीज होती है उसकी। तो ऐसे करके ना बच्चों को ना बड़े को किसी को भी ऐसा एहसास ही नहीं होता कि हम लोग दोनों कंट्री के लोग, इंडिया के लोग नेपाल में भी बहुत सारे हैं और नेपाल के लोग इंडिया में तो बहुत सारे हैं ही जी। तो हम दोनों देश में ऐसा मेरे को नहीं लगता कि कोई चीज़ का फ़र्क है या भेदभाव है। अच्छा, ये जो आपने कराटे की जो विधा चुनी है, तो कराटे चुनने के पीछे
क्या मकसद रहा? कोई घटना आपके साथ रही ऐसी जिससे कि आपने सोचा कि चलो अब मैं इस कराटे में ही अपना कैरियर बनाता जी हूं? सर, इसमें या सिर्फ और सिर्फ आए थे तो कुछ करना था तो कुछ भी ऐसे? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। मैं पहला ये कराटे से पहले मैं होटल लाइन में जॉब करता था, मैं अभी भी करता हूँ जी। मैं बहुत ग्राउंड लेवल से उठा हुआ बंदा हूँ जी। तो मैंने एक घटना सुनी कि जो सिलगुड़ी या इधर साइड से जो हमारे नॉर्थ साइड से जो ट्रेन आ रही थी तो उसमें एक लेडीज़ बैठी थी, तो उसमें कोई गुंडे या माओवादी घुसे थे तो लेडीज़ को आक्रमण किया। तो उसमें हमारे गोरखा रेजिमेंट के एक भाई था जी, जिन्होंने उनका 25-30 लोगों को अकेले सामना करा उन्होंने, और उन्होंने मार दिया, और जो हमारे गर्ल्स थी उनको बचाया उन्होंने जी। तो मैंने बोला गर्ल्स कहीं पे भी जाके सेफ नहीं है, तो हम लोग कुछ ना, हमारे जो हाथ के कला है, हम लोग भी एक समाज में जो बहू बेटी जो बहन बेटियां हैं उनको मजबूत करें ताकि वो लोग भी अकेले कहीं पे भी जा सकें जी। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस आए। तो उसका भावना भी मेरे मन में कहीं ना कहीं था कि मैं कुछ तो करूं गर्ल्स के लिए जी। और आज वास्तव में आप देख रहे होंगे बैनर में भी सबसे ज़्यादा गर्ल्स है, कल भी एक गर्ल्स है जो 8,000 प्राइज जीत के आई है। ग्रेट। तो मैंने धीरे धीरे गर्ल्स को इकट्ठा करके सिखाना चालू किया, और आज भी मेरे पास लगभग 12 से 15 बच्चियाँ हैं जो फ्री ऑफ द कॉस्ट सीखती है। वो 18 साल से सीख रही है, कोई 12 साल से सीख रही है, कोई 11 साल हो गया, कोई 7 साल हो गया, कोई 9 साल हो गया, कंटिन्यू मेरे साथ जुड़ी हुई है। तो धीरे धीरे फिर गर्ल्स के साथ साथ बॉयज़ को भी लेने चालू किया। तो धीरे धीरे एक क्लास डेवलप हुई, तो मैं किससे जोड़ूँ तो फिर हमारे सेगोकाई कराते दो एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो हमारे फाउंडर है मिस्टर रेवती रंजन राहा सर, जो हमारे सामने फ़ोटो लगी है, फिर उन्होंने एक एसोसिएशन जो वेस्ट बंगाल में चालू किया था, तो उनके हिस्ट्री के बारे में मैंने पढ़ा था, मैं सेगोकाई में जुड़ने का मेरा मन किया। फिर मैं धीरे धीरे उनकी तरफ बात करा, तो फिर हम लोग जुड़े, तो सेगोकाई कराते तो एसोसिएशन ऑफ इंडिया में मैं जुड़ा। तो उनके साथ जुड़ने के बाद मेरे को एक जरिया मिला कि इंडिया लेवल में बच्चे खेलते हैं नेशनल लेवल में जी। तो मैंने मोहन श्रेष्ठ करके मेरा सबसे पुराना स्टूडेंट है, फर्स्ट ऑफ द टूर्नामेंट मैंने राजस्थान में मेरे कैरियर में पहले डिस्ट्रिक्ट स्टेट खिलाया जी। उसके बाद 2014 की बात है, तो 14 में उसको मैंने नेशनल लेके गया जी। तो नेशनल में सबसे पहला मेडल मेरे क्लास को, मेरा एसोसिएशन को मेरा मोहन श्रेष्ठा ने दिया। तब से मेरा और ज़्यादा हौसला बढ़ा कि नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ इसका मतलब। तो फिर धीरे धीरे मैं अनिल कल्याण जी जो राजस्थान का नेतृत्व करते थे तो उनके साथ जोड़ के धीरे धीरे कंटिन्यू में बच्चे खिलाने लगा। तो मेरे पास 2017 में और 18 में अकेले मेरे 15-16 बच्चे नेशनल के लिए सिलेक्ट हुए। ग्रेट। तो उस शख्सियत मेरे साथ साथ मेरे 3-4 कोच हैं, दिनेश थापा हैं, मोहन श्रेष्ठ, विकास, ईशु थापा, हम लोग 4-5 लोग हैं जो इस चीज़ को कंटिन्यू ग्रुप बना के हमारे क्लास को चलाते हैं। तो राजस्थान में पहले हमारे बच्चे को ऐसा लगता था कि मेरे बच्चे किसी के अपोनेंट उतरते थे तो सबको ऐसा लगता था कि बाई के बराबर लगता था कि एफसेंट के बराबर लगता था। फिर मैंने मेहनत जड़ से चालू किया कि नहीं इनके सामने मेरे को कुछ करके तो दिखाना है जी। तो आज वो लोग हैं जो उनके बच्चे नेशनल के लिए शायद बहुत कम चांस होता है और मेरे बच्चे हैं जो 2-5 तो होते ही होते हैं। और आज मैं राजस्थान जनरल सेक्रेटरी अनिल कल्याण जी के साथ और हमारे एसोसिएशन प्रेसिडेंट तरुण सर के साथ जुड़ के इंडिया के जो हॉनरेबल हैंसी है मिस्टर भरत शर्मा जी जो प्रेसिडेंट है जी, उनके साथ मिलके जो वर्ल्ड कराटे फेडरेशन के और एशियन कराटे फेडरेशन के भी शायद प्रेसिडेंट है भरत शर्मा जी, उनके साथ जुड़ के आज मेरे बच्चे नेशनल कंटिन्यू खेल रहे हैं, नेशनल में मेडल भी निकाल रहे हैं और बहुत सारे बच्चे हमारे गवर्नमेंट सर्विस में भी लगे हैं। तो अब यहाँ पे कहीं ऐसा बच्चा है, बच्चा बहुत अच्छे हैं बट उनको खेलने के ट्रैक तो दे दिया मैंने, बट मेरा भी फाइनेंशियली एकदम कमज़ोर होने के कारण वो बच्चे को मैं थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। उसका वजह है कि फाइनेंशियली वो लोग भी बिल्कुल थोड़ा सा
ऐसे ही हैं, उनका फीस भी अपन नहीं लेते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे को अगर इस चैनल के माध्यम से, आपके हमारे जुड़ने के माध्यम से कोई भी लोग अगर हेल्प करे तो वो बच्चे इंटरनेशनल लेवल तक जाने का हमारा सपना भी है और हमारे को चांस भी मिला है। ऐसा नहीं कि चांस नहीं मिला। तो इस मामले में आपने कभी सरकार के किसी प्रतिनिधि से बात करने की कोशिश नहीं की? कि राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ जो हमारे खेल मंत्री भी हैं, उद्योग मंत्री भी हैं, वो खुद खेलों को बढ़ावा देना चाहते हैं और जो सक्षम नहीं है उनको साथ लेकर जो है उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक्चुअली उनसे हमारे बात तो कोशिश हम लोग ने किया था, लेकिन बट ऐसा हुआ कि हमारे खेल क्षेत्र में जितना भी गतिविधियां हैं, एक तो बहुत सारे एसोसिएशन बना रहे हैं लोग जी। हम तो क्या बोल रहे हैं, हम तो किसी के साथ भी जोड़ के, जो अपने को लगता है कि लीगल ये है तो इसके साथ जोड़ के खेले। लेकिन छोटे मोटे हर कोई भी बंदा आज के टाइम में मैंने देखा है कि मैंने कल सिखाया बंदा आज मेरे से बड़ा मास्टर बनना चाहता है और वो बिना मेहनत के बड़ा पोस्ट लेके बैठा है और वो भी बोलता है कि मैं सही हूँ, फलाना गलत है, तिलाना सही है। तो ऐसा कर करके जो राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को थोड़ा सा ब्रेक लगाया है कि वास्तव में सही कौन है। और जो बच्चे आगे खेलने ही नहीं जा रहे हैं, उनके लीगली प्रोसेस ही नहीं है, वो भी बोल रहे कि हम एक एसोसिएशन खड़ा करके बैठे हैं। तो उस वजह से कहीं ना कहीं हमारे बच्चे जो कराटे प्लेयर का भविष्य थोड़ा कहीं खराब हो रहा है, मेरे को जहाँ तक लगता है। और मेरा रिक्वेस्ट भी है, अगर आपके चैनल के माध्यम से कोई हमको देखने या देखते हैं तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि सब लड़ाई न करके एक होकर के बच्चे के भविष्य बनाएं, ताकि आपने कमाई के जरिया न बनाएं। एक लड़ाई किस बात को लेकर, मतलब लड़ाई इस बात स्पर्धा कि भाई मेरे पास ज्यादा बच्चे आने चाहिए, इस तरह का कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा बनना चाहता हूँ। कि मैंने जो एसोसिएशन चलाया मेरा बड़ा है, तुम्हारा एसोसिएशन छोटा है, तुम ऐसा करते हो, वो ऐसा करते हैं। तो सरकार के पास 2-3 एसोसिएशन का लेटर चल जाता था, सरकार भी उसमें देखती है कि वास्तव में लीगल क्या है। जैसे 2014-15 में इंडियन ओलंपिक से हम लोगों को वैलिड मिल गई थी, एफिलिएटिव मिल गई थी, तो हम बहुत खुश हुए थे उस टाइम। जी। तो अब भरत शर्मा जी अभी बहुत कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ को। और आज भी हमारे बच्चे, इंडिया के बच्चे एशियन गेम खेलने गए, उसमें बहुत सारे ने मेडल भी लगाया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे अचीवमेंट तो हो रही है। लेकिन मेरा कहना ये है कि कोई भी लोग न लड़के बच्चे का भविष्य सोचे, अपना भविष्य तो हम लोग कर ही रहे हैं। हम तो अब कोच है, 2 पैसा फीस कहीं से भी ले ही रहे हैं, लेकिन जो फीस दे के जो बच्चा सीख रहा है उसका भविष्य खराब ना करे, मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है। और कराटे से जुड़ने का ये जरिया है कि मेरा मोटिव एक ये था कि मैं वुमेन्स को सबसे ज़्यादा नहीं, सिखाने से पहले सीखना भी तो ज़रूरी है। तो आपने कहाँ से सीखा? आपके कोच कौन थे? मेरे कोच हमारे नेपाल के मान सिंह भट्टर जी थे जी। वहीं सीखा था आपने? उनसे मेरी जान पहचान वहाँ से हुई और मैं जयपुर में आते ही सबसे पहले वो जयपुर में आ गए थे, तो मैं जयपुर में उनसे सीखा जी। उसके बाद फिर मैं तरुण सर से जुड़ा, है ना जी। तरुण सर से जुड़ने के बाद एक जरिया मिला, तो मैं कंटिन्यू जयपुर में रह कर के हम कृष्णा बिका, दिनेश थापा, मैं, हम लोग 3-4 लोग मिलके आपस में प्रैक्टिस करे। हमारे कोलकाता से सर लोग आते थे, दिल्ली से सर लोग आते थे जी। तो हम लोगों ने ऐसे सीख के 4-5 साल हम लोगों ने भी सीखा जी। फिर मैं 5 साल सीखने के बाद मैंने क्लास अपना खुद के बच्चे सिखाना चालू किया। तो आज भी हम लोग सीखने के लिए अभी उड़ीसा में हमारे 29, 30, 31 को उड़ीसा में हमारा मास्टर कैंप है जो सेकोकाई कराते 2 एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से हम लोग जा रहे हैं जी। उसमें मेरे 15 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ग्रेट। मैं मेरे साथ मेरे बच्चे को भी उस लेवल में देखना चाहता हूँ जिस लेवल में मैं नहीं पहुँच सका, जिस लेवल में मैंने सोचा नहीं, उस लेवल में मेरा भविष्य ये जो वाइट कपड़े पहन के सुबह सुबह 7 बजे 4 बजे आके प्रैक्टिस करते हैं, ये लोग पहुँचे, यही मेरा एक सपना है जी। खैर हम लोग उस टाइम, अब आज से 30-40 साल पहले ये सारी चीज़ हमारे गांव में अवेलेबल था नहीं, हम लोग इतने एजुकेशन में भी इतना नहीं रहे। तो आज मेरे बच्चे सब एजुकेटेड भी हैं, अच्छा भी करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस डोजो के अंदर, इस क्लास के अंदर कल के टाइम में ओल्ड कराटे फेडरेशन के बैच पहन के मेरे बच्चे मेरे सामने आए और उस दिन मेरा कराटे का सपना पूरा होगा। और मेरे गर्ल्स, स्पेशली गर्ल्स लोग हैं जो हमेशा कार की है, सबसे पुरानी गर्ल्स है मेरी, अभी वो सेंट एडमंड में फिजिकल टीचर भी हैं। ग्रेट।
और ये शेखावटी यूनिवर्सिटी से उसने क्वालिफाई किया, अभी लास्ट एग्ज़ाम है उसका 3rd ईयर का BA का। तो उन लोगों को भी बहुत अच्छा है, उसने इंडिया लेवल में बहुत अच्छा अचीवमेंट किया है, कराटे के बहुत अच्छा काता प्लेयर हैं जी। और दूसरे सृष्टि विश्वकर्मा अभी खेल ही रहे, कंटिन्यू मेडल जीत रही, अभी भी नेशनल खेलने जाएगी देहरादून। जूही कुमारी है, महिमा गौतम, चंदा गौतम है और अनिता कार्की है, ईश्वरी है, अभी ये हमारे ASB खेल के आई है। और ऐसे करके गर्ल्स का बहुत अच्छा टीम है हमारे पास। अभी छोटे बच्चे सब जूनियर 13 साल से नीचे के बच्चे हैं मेरे एक टीम काता के लिए। राजस्थान में पहले सब जूनियर टीम की गर्ल्स जारी है जो मेरे क्लास से टीम काता के लिए जारी है। अक्षिता डगर, जूही कुमारी, अनिशा विश्वकर्मा, ये लोग टीम काता के लिए सिलेक्ट हुए हैं जो 12 जून को देहरादून में खेलेंगे। तो इन सभी बच्चे को भी धन्यवाद देता हूँ। खुशी शेरपा भी खेलती है, गुंजन राठौड़ है, यहीं नज़दीक ही रहती है, SGFI में नेशनल तक खेली है। ग्रेट। तो सारे बच्चे लगभग हमारे बहुत अच्छे बच्चे जो खेल रहे हैं, अचीवमेंट कर रहे हैं। अभी सीनियर में मोहन, विकास, लोकेंद्र, ईशु थापा खेल के आए हैं जी। तो सभी बच्चे को बहुत बहुत धन्यवाद भी हैं। और दिनचर्या ऐसे चल रहा है सर मेरा, तो सुबह क्लास और दोपहर में मॉर्निंग का भी मैं एक कराटे क्लास करके फिर KD पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है भाटिका में, वहाँ पे भी मेरा कराटे का भी चलता है, अदर गेम भी सिखाता हूँ। बट वहाँ पे भी 3-4 बच्चे ब्लैक बेल्ट हो चुके हैं। जैसे जहाँ पे भी बच्चे हम लोगों ने गए हैं वहाँ पे सबसे पहले गर्ल्स को आगे बढ़ाया है जी। मेरा मोटिव ही है गर्ल्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आज भी इन लोगों को बहुत समझाता हूँ, कहीं पे भी जाते हैं हेजिटेशन नहीं होना है, शर्माना नहीं है, डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस को आगे लेके आओ। आपका टाइम 21वीं शताब्दी है तो इसमें बहुत सारी चीज़ है जो फेस करना है। जयपुर तो बहुत शांत वातावरण है, लेकिन दिल्ली, कोलकाता, मुंबई जाएंगे आप कैसे फेस करोगे। तो उस चीज़ के लिए मैं बच्चों को तैयार करा रहा हूँ। और कुछ दिन के बाद आपसे भी हमारी संवाद हो ही गई है। बिल्कुल। आपके आपके एरिया में भी हम जालना में भी एक कोशिश कर रहे हैं और हमारे यहाँ त्रिवेणी नगर विकास समिति में भी हमारे रमेश जी अगर आए, माथुर साहब हैं, तो सर लोग से भी मेरी बात हुई है कि यहाँ पे भी हम लोग 10 तारीख के बाद एक ह्यूमन सेल्फ डिफेंस का 15 दिन का कैंप शुरू कर रहे हैं। ग्रेट। ताकि बच्चियाँ तो सीख रही है, बच्चियाँ का मम्मी वगैरह भी सीखे, ताकि आज के जो जनरेशन जो चल रही है बच्चियाँ भी सीखे, उनकी मम्मी भी सीखे। अरे वे पापा को पीटे। हाँ ना 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 ऐसा 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 कहना नहीं है, क्योंकि सबको पता चलना चाहिए कि सेल्फ डिफेंस क्यों जरूरी है। आज के हम लोग देखते हैं सुबह अखबार पढ़ते ही दिमाग खराब होके आता है, तो ऐसे ऐसे घटना को कैसे रोके, तो इसका एक ही जरिया है। अभी घटनाएं कुछ अलग भी देखने को मिल रही हैं, जैसा कि कई जगह से खबरें आ रही हैं कि पत्नी ने पति को मारा, पीटा। एक वो मेरठ वाला कांड भी आपने सुना होगा, वो मारकर ड्रम में जो है दिया, सीमेंट ऊपर से। तो इन घटनाओं को देखते हुए आपको नहीं लगता है कि महिलाओं को जरूरत से ज्यादा शक्तियां मिल रही हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये 100 में से 1-2 केस ऐसा जरूर होते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है। जो स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ बंदा है वो ऐसा कभी काम करता नहीं है, बहुत कम चांस होता है। आज तक मैंने तो सुना नहीं है। तो इन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, अपने बच्चों को अनुशासित रखने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अनुशासित रखना बच्चों को, वो आप किस तरह से करते हैं? क्या स्पेशल सेशंस वगैरह उसमें आपके होते हैं? हमारे स्पोर्ट्स में मैं थोड़ा सा बहुलवादी, बोले तो हम लोग सनातन से बिलोंग करते हैं जी। सनातन मीन्स बहुलवादी हैं, हम सबको मानते हैं जी। तो वैसे ही बच्चे में भी हम लोग यहाँ पे आते तो गर्ल्स हो या बॉयज हो, हम लोग सबसे पहले स्पोर्ट्स में भी मैं किसी को पक्ष या निपक्ष नहीं बोलता। कोई भी स्पोर्ट्स करने वाले सबसे पहले बच्चे को डिसिप्लिन में जरूरी है जी। अनुशासन सबसे पहला है। जैसे कराटे में बच्चा वहाँ सीढ़ी से अगर इस मेट में आता है तो सबसे पहले उस सीढ़ी को अपने हाथ से नमन करके आता है जी। और यहाँ क्लास में सबसे पहले आने वाला चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, जो बाद में आता है वो उसको रिस्पेक्ट करता है, नमस्कार करता है, राधे राधे करता है। जैसे कराटे में वो बोलते हैं, जो जापानीज लैंग्वेज से यूज होता है, जो कराटे का रूल्स रेगुलेशन होता है उसको फॉलो करता है। तो और यहाँ पे वीकली 1 डेज में, जैसे गुरुवार के दिन में बच्चे को थोड़ा सा समझाता हूँ कि हम कौन हैं,
हमारा धर्म क्या है, हमारा फर्ज क्या है, माता पिता क्या होते हैं, माता पिता का बात क्यों मानना चाहिए, माता पिता क्यों डांटते हैं जी। माता पिता अगर नहीं पढ़े हैं, हमको पढ़ाया है, तो हमारा फर्ज क्या है, उनको कैसे समझाया जाए। तो ये सारे बच्चे को एक दिन ये घरेलू संस्कार भी आप यहाँ हाँ, बच्चों को देते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। Great. यहाँ पे जो हम लोग ये आप देख रहे हैं सफाई थोड़ा सा करने वाला, हम लोग का पर डे यहाँ पे अलग अलग सेशन होता है। जी। आज ये झाड़ू लगाएगा, कल ये लगाएगा, परसों वो लगाएगी, वो परसों ऐसा। अब बहुत सारे को ऐसा लगता है कि नहीं बच्चों को कैसे काम लगाते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स का भी ऐसा कहना है कि नहीं बच्चे को हम लोग आपका क्लास में ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन हमारे एक क्लास में पेरेंट्स तो ये बोलते होंगे कि भाई हम तो बच्चों को कराटे सीखने के लिए जी, भेजते हैं, जी। आप झाड़ू क्यों लगाते हाँ हैं? जी, लेकिन हमारा रूल्स और कराटे का रूल्स क्या है कि सबको सब कुछ आना चाहिए। अगर मैं साफ बर्तन में अगर खाना खाना चाहता हूँ तो मेरे को गंदा बर्तन साफ कैसे करे, जी। सबसे पहले वो आना चाहिए कि मैं साफ कैसे करूँ। अगर मेरा बच्चा जड़ से मजबूत होगा जी। तो उसके भविष्य भी मजबूत होगी, जहाँ तक मेरे को लगता है, जहाँ तक मेरा सोचना है। बिल्कुल। अब मैं स्कूल में भी, मेरे स्कूल में 1200 समथिंग स्ट्रेंथ थे। मैं स्पेशली थोड़ा सा इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, लेकिन इंग्लिश से ज़्यादा मैं महत्व हिंदी में देता हूँ। मैं भारतीय संस्कार के जो वर्ड्स होता है वही बोलता हूँ, जो शब्द होता है उसी को बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि आज के बच्चे के आप 15 नहीं समझते, 15 बोलना पड़ता है। लेकिन अगर कल के टाइम में हमको भारत के जगह इंडिया ही बोल के रहेंगे तो भारत को सब भूल जाएंगे। तो आपका चैनल के माध्यम से जितना भी लोग हमको देख रहे हैं या देखेंगे, तो उनका भी मेरा रिक्वेस्ट है कि घर में बच्चे को हिंदी भी सिखाए, 12 खरी पढ़ने सिखाए, अंक पढ़ने सिखाए, इनको सारे चीज़ आना चाहिए। इंग्लिश इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आज पॉपुलर है, इंग्लिश ज़रूरी है, लेकिन इंग्लिश की जगह आज देखिए आप इस्लामिक राष्ट्र में जाएंगे आपको उर्दू ज़रूरी है, आप कोरिया जाएंगे कोरियन ज़रूरी है, जापान जाएंगे जापानी ज़रूरी है। तो हमारे भारत इतना बड़ा देश है, भारत में जो लोग आ रहे हैं उनको भारतीय हिंदी सीखना क्यों ज़रूरी नहीं है? हाँ, उनको भी मतलब उनको भी जरूरी होना चाहिए ना। सही बात है। हम इतना जनरेशन, इतना पॉपुलेशन लेके बैठे, इतना बड़ा हमारे आबादी है, इतना बड़ा देश है। अगर इस देश में अगर हम हमारे भाषा को अगर वैलिड नहीं देंगे। आप हिंदी की बात कर रहे हैं, यहाँ कई विदेशी ऐसे भी आते हैं जो कि वृंदावन में, मथुरा में और वृंदावन की कुंज गलियां जो है वहाँ जा करके और हरे रामा हरे कृष्णा का जाप करते रहते हैं। आज का यहाँ भी अगर आप अक्षरधाम मंदिर जाएंगे कभी, अक्षय पात्र मंदिर में, तो वहाँ भी आपको जो है कई विदेशी मिल जाएंगे जो कि हरे रामा हरे कृष्णा जाप करते रहते हैं, मंत्र बोलते हैं, ऐसे मंत्र बोलते हैं जो हम लोग आमतौर पर नहीं बोल पाते हैं। मैंने कहीं ऐसा मतलब लोगों को देखा है और सुना है न्यूज चैनल के माध्यम से ही, वो ऑस्ट्रेलिया का है, कैलिफोर्निया का है, लेकिन वृंदावन या काशी में आके वो लोग हमारे ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारे जो भारत के लोग हैं उनमें ये सारी चीज खत्म होते होते जा रही है। जैसे मेरा नेपाल का भी बोलूँ मैं, नेपाल भारत के लोग अपने भाषा को भूल रहे हैं, अपनी परंपरा को भूल रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन वो दूसरे को अपना रहे हैं, क्यों? लालच में। जी। लेकिन जो अंग्रेज लोग यहाँ के ग्रंथ को पढ़ रहे, क्यों? वो सच्चाई में जाना चाहते हैं। बिल्कुल। हम झूठ से जुड़े हुए हैं, वो हम झूठ की तरफ जाना चाह रहे हैं और वो सच्चाई की तरफ सच की तरफ आना चाह रहे हैं। ग्रेट। तो ये चीज में मैं इसको रोकने के लिए मैं सभी को क्या, यही 2 शब्द यही है मेरा सबसे रिक्वेस्ट, प्रार्थना है कि आप लोग अपने घर में अपने बच्चे को अपना भाषा, अपने घर का संस्कार, अपने परंपरा को समझाइए। पितृदेव क्या होता है, कुल देव क्या होता है, अपने इष्ट देव क्या होते हैं, हमारे सुबह उठने वाले मंत्र क्या है। हम लोग आज धर्म को कन्वर्ट करने वाले लोगों को मैं यही बोलता हूँ, कोई भी धर्म कोई हमारे लिए बड़ा छोटा नहीं, सब अपने धर्म सम्मान है। बट हमारे जो कन्वर्ट होके जाते हैं वो अपने धर्म, दूसरे धर्म को बहुत स्ट्रिक्टली मानते हैं। अगर वही स्ट्रिक्टली अपने धर्म में, अपने घर में दिखाए तो क्या हम लोग क्या कुछ नहीं कर सकते? हमारे को क्या हो रहा है, मम्मी को छोड़ के मौसी को पसंद करने लग गए आजकल। इसलिए मेरा कहना ये है, माता को माता ही माने और काकी को काकी माने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसी का द्रव्यान आज चल रहा है। जयपुर में 2-3 ब्रांचें चलती है, क्लास चलता है, अपने भी यही है, स्कूल वगैरह जाते हैं। अच्छा, आपने जो है कई बच्चों को तैयार किया है 22 सालों में, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हो गए होंगे।
हाँ जी। तो उनमें से कितने लोग आज आईपीएस या आरपीएस हैं? आईपीएस के अभी 2-3 बच्चे तैयारी कर रहे हैं और राजस्थान में लॉ की तैयारी करने वाली बच्ची अभी हमारे साथ गोवा जा रहे हैं, मतलब उसमें जा रहे हैं, बापू नगर में आते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं। जी जी जी। वो लोग भी इस चीज़ को अपना रहे हैं और एयरफोर्स में भी कराटे से कई बच्चे 2-3 बच्चे गए हैं। ग्रेट। और राजस्थान क्या नाम है, इंडियन आर्मी में तो है ही, है ना जी। और गोरखा रेजिमेंट में भी हमारे बहुत सारे साथी हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कराटे से ही रेजिमेंट में जुड़े हुए हैं। ग्रेट। तो ऐसा कर करके कराटे में भी आज तो राजस्थान में थोड़ा सा पहले कम था, पहले स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था, बीच में बिल्कुल हो गया था, फिर भी राजस्थान में अब जाके बहुत अच्छा हुआ है। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात और स्पेशली मैं राजस्थान गवर्नमेंट से और राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो सबसे बड़े पद में बैठे हैं उनसे, कुलपति जी हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे जयपुर में पढ़े हुए बच्चे और राजस्थान में पढ़े हुए बच्चे राजस्थान यूनिवर्सिटी से खेलने को मिले। और राजस्थान यूनिवर्सिटी में कराटे इंक्लूड नहीं है जी। तो हमारे बच्चे, हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भेज के, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हमारे को राजस्थान, हमारे जयपुर के बच्चे को खेलना पड़ रहा है। ये बहुत दुख की बात है। अगर जयपुर यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी में अगर इस चीज़ को, कराटे को इंक्लूड किया जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारे घर के बच्चे घर से खेलेंगे, जयपुर का नाम रोशन करेंगे। और जूडो तो शायद है, जूडो है, कराटे के बाद कराटे नहीं है। और एसजीएफआई में अब आया है, सीबीएसई और आरबीएसई में दोनों में आया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके लिए भी कोई लड़ाई ना करे, लीगल व्यक्ति को दे और बच्चे को सही भूमिका निभाने वाले लोगों को दे, ताकि सही बच्चे हमारे राजस्थान का नाम रोशन करें। नेशनल एशियन कराटे तक है स्कूल गेम, वहाँ तक जाके बच्चे राजस्थान के लिए मेडल लेके आए, ऐसे बच्चे को चुने जी। और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कराटे को स्कूल गेम में लेके आए, उसके लिए तो तहे दिल से भी धन्यवाद है। निर्मल जी, जैसा कि आपने बताया अभी आपके काफ़ी सारे बच्चे जो हैं फोर्सेस में भी जा रहे हैं, पुलिस फोर्स हो, चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, और गेम में जो है अपना अच्छा परफॉर्मेंसेस देने की कोशिश कर रहे हैं। आपका कहना है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी जो है अपने स्पोर्ट्स बोर्ड में, हाँ जी, या एसएमएस स्टेडियम जो है वो कराटे को इंक्लूड करे, ये आप चाहते हैं। अभी फिलहाल आपके लिए किस तरह की चुनौतियां अभी आ रही हैं आपकी कराटे कोचिंग में, आपके स्टूडेंट्स को लेकर के, या लोकेशंस को लेकर के, वेन्यू को लेकर? वेन्यू को, लोकेशन को लेकर के क्या आसानी से जगह मिल जाती है आपको कोचिंग के लिए? बहुत सारे क्या है, अब वेन्यू भी अभी जैसे हमारे ये 10-11-12 साल चल रहा है इसमें, इस हॉल में जो अभी अपन बैठे हैं जी। आज हम लोग वेन्यू कहीं ढूंढने भी जाते हैं तो आसानी से जगह नहीं मिलती, अवेलेबल नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत सारे शोर शराबे होते हैं, अब बच्चे हैं चिल्लाते हैं, आवाज़ निकालना पड़ता है, इनका साउंड होती है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं हम स्पोर्ट्स के लिए नहीं देंगे जी। तो ऐसे बहुत सारे चुनौती होती है। तो मेरा तो कहना यही है कि जैसे एरिया वाइज कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अगर हो जो गवर्नमेंट के जी, उसमें हम लोग बच्चे को सिखा सकें। अब यहाँ पे गवर्नमेंट में क्या होता है कि गवर्नमेंट की टीचर ही टीचिंग दे, लेकिन बहुत सारे जगह में मैंने देखा कि गवर्नमेंट टीचर में मेरे खुद को बच्चा को भी, मैं अभी समर वेकेशन का गवर्नमेंट जो मुहिम चल रहा है उसमें ले जाके डालता हूँ, तो वहाँ पे मात्र क्या होता है कि कोच आगे बैठते हैं, भाग भाग बच्चे इधर के उधर करते हैं और बच्चे टाइम पास करके घर आते हैं। तो अब प्राइवेट कोच हम लोग जैसे आज देख रहे हैं आप, सुबह 7 बजे से अभी तक हमारे बच्चे बैठे हैं, उनको प्रैक्टिस करा रहे हैं जी। तो ऐसे ध्यान बहुत कम लोग देते हैं। तो ऐसे जगह ऐसे गवर्नमेंट से जो काम करते हैं उनका आपको ये नहीं लगता कि वो सिर्फ अपनी ड्यूटी करने आ रहे हैं? वो ड्यूटी ही करते हैं, बस सिर्फ नौकरी करते हैं, सिर्फ नौकरी ही करते हैं। हाँ। तो प्राइवेट उनकी उपस्थिति हो गई, हाँ, तो मतलब तो बस हाजिरी हो गई तो हो गई। हाँ, तो मेरा सरकार से कहना है, निवेदन है, प्राइवेट सेक्टर के भी जो भी कोच होते हैं, जो लीगल तरीका से जो उन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, वो क्वालिफायर है,
उनको सरकार भी थोड़ा सा ध्यान दे, ताकि अब जैसे हम लोग पार्क में भी सिखाना चाहे तो गवर्नमेंट पार्क में रोक लगा देती है, नहीं पार्क में आप नहीं सिखा सकते हैं। कोई भी प्राइवेट कोच है वो जबरदस्ती तो किसी से पैसा तो नहीं मांगता, लेकिन जो पेरेंट्स इच्छुक होते हैं वो बुलाते हैं हमको, पार्क में हमारे कॉलोनी में पार्क है, आप वहाँ पे आके सिखाइए। फिर भी उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, नहीं आप पब्लिक पार्क है आप नहीं सिखा सकते हैं। लेकिन उसी पार्क में फ्री में वॉलीबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत सारे पार्क का तहस-नहस कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन प्रोफेशनल जो एक ड्रेस पहना के अगर बच्चा उस कॉलोनी के बच्चे उन इस देश के भविष्य के थोड़ा सा अच्छा करना चाहे तो वो उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। इस चीज को बहुत दुखी है, हम भी बहुत दुखी हैं। और वैसे भी पार्क बचे कितने हैं, बचे ही कितना है, पार्क आमतौर पर है ही नहीं, और सरकार भी जो है प्रयास करती नहीं है इस बारे में। और बहुत सारे पार्क में तो हालत इतना ज्यादा खराब है, अगर अपन सिखाना भी चाहे तो उसमें सिखा भी नहीं सकते हैं जी। वहाँ पे जाके अगर अपन देखे तो बच्चियाँ या बच्चे एक साथ में जाके अगर वहाँ पे प्रैक्टिस भी करने लग जाए तो थोड़ी देर में कोई भी बच्चे पेरेंट्स अपने बच्चे को उस जगह में नहीं भेजेगा। ऐसा सिचुएशन हो चुका है। तो आप ही समझ सकते हैं, आप भी घूमते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद तो इस बारे में तो मेरा क्या अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आपकी जो क्लास है ये एक तिरंगा पीछे लगा हुआ है। जी सर जी सर। इस तिरंगे का क्या मतलब है यहाँ पर? ये तिरंगा मेरा देश का शान। ग्रेट। ये मैंने जैसे आपको अभी फिर दोबारा वही बात दोहराता हूँ मैं, क्या इस तिरंगे से आप बच्चों को ये कहना चाहते हैं कि इस तिरंगे की शान के लिए खेलना है तुम्हें? ये तिरंगा की पहचान, ये तिरंगा को देख के बच्चे में जोश आना, और ये तिरंगा में जो इस तिरंगा को अपने दिल में लगा के जाता है उसको कभी देश और इस देश की जनता कभी नहीं भूलती है। ग्रेट। तो ये तिरंगा में वो जोश है, वो शक्ति है और वो भक्ति है जो और किसी में नहीं है। ग्रेट। इसीलिए इस तिरंगा हम सुबह आते शाम आते तिरंगा देख के इस बच्चे को थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है, मोटिवेशन देता भी हूँ मैं। जिस देश के लिए पैदा हुए है उस देश में मरना सबसे बड़ी खुशकिस्मत की बात होती है। लेकिन आप नेपाल के होकर के और तिरंगे को इतना सम्मान देते हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं नेपाल में रह करके भी मैं इंडिया का भी बहुत सपोर्ट करता हूँ और नेपाल को भी बहुत प्यार करता हूँ। दोनों देश मेरे लिए एक समान है। और इसी चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, अभी बॉर्डर में जो लड़ाई होती है, अगर कोई बंदा बोले कि निर्मल बोरा अगर बॉर्डर में लड़ाई करने के लिए तुमको जाना पड़ेगा, तो अभी मैं इसी वक्त मैं उस चीज़ को स्वीकार करके उस जगह में मिल जा सकता हूँ। मैं इतना इंडिया की तरफ से लड़ने के लिए तैयार है। बिल्कुल। और नेपाल में भी मैंने बहुत कोशिश किया। नेपाल में रह के, मेरा जन्मभूमि में रह के मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन वहाँ पे पॉलिटिशियन इतना ज़्यादा बेकार है, उसकी वजह से मेरे को अपने देश को छोड़ के प्रदेश को अपनाना पड़ रहा है। लेकिन नेपाल तो ऐसा देश है जो कभी गुलाम ही नहीं बना, नहीं हुआ। हमारे बड़ा महाराज धीराज श्री 5 पृथ्वी नारायण शाहदेव ने जो नेपाल को 22 से 24 से राज्य को एक किया और नेपाल का एक नाम रखा नेपाल, जिसको लेकर के अभी जो राजनीतिक दल जितना भी पॉलिटिशियन चोर डाका जितना भी कर रहे हैं, अगर आज न राजा रहते तो हम शायद कौन देश में होते, क्या नाम होता हमारा पता नहीं। आपको नहीं लगता कि राजनेता तो जैसे नेपाल में है वैसे यहाँ पर भी है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा यहाँ पे नहीं थे। नेपाल के राजा कुछ अलग ही था, नेपाल के राजतंत्र में कुछ अलग ही मजा था। नेपाल के राजा को आज भी विश्व में सनातन हिंदू धर्म के अंदर राजा के नाम से ही जाना जाता है जी। जो 35 करोड़ लोग हिंदू हैं उनके राजा आज भी नेपाल के ज्ञानेंद्र विक्रम शाहदेव हैं जी। और नेपाल सनातन कट्टर हिंदू राष्ट्र रहा है, रहेगा और आगे भी हम तो हिंदू राष्ट्र ही बोलेंगे। चाहे नेपाल को कोई भी कुछ भी बोलता हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन नेपाल के 81% जो वहाँ के लोग हैं वो कट्टर हिंदूवादी और हिंदू रहते हैं वहाँ पे जी। तो वो हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो कौन सा राष्ट्र हिंदू होगा?
बिल्कुल। अगर नेपाल हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो पाकिस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता, सऊदी अरब हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता, अमेरिका हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। इंडिया और नेपाल के अंदर सबसे ज़्यादा हिंदू रहते थे वो नेपाल में रहते हैं। 81% हिंदू किसको बोलते हैं? जिस देश में 81% लोग हिंदू हो, एक धर्म के हो, तो उस देश में हिंदू राष्ट्र बोलने में कोई शर्म भी नहीं है और हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं जो हमारे को ईमान से मिली है और विश्व में कहीं गुलाम नहीं हुआ। एक ही राष्ट्र है, वो नेपाल है। तो ऐसे देश में पैदा हुए भगवान श्री पशुपतिनाथ विराजमान है, गौतम बुद्ध पैदा हुए जी, सीता माता पैदा हुई जिस देश में। सीता माता तो आपके नेपाल से थे। हाँ जी। तो फिर हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र के नहीं हैं? अब कुछ पॉलिटिशियन आ गए हैं जो देश को बेच के खाना चाहते हैं जी, तो उन लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनका कहने से नहीं होगा। कुछ ही दिन पर नेपाल में राजतंत्र आएगा, हिंदू राष्ट्र फिर दोबारा नेपाल में होगी। अभी जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, अपने देश के लिए काम कर रहे हैं जी, मेरे को उनको देखिए बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। कम से कम अपने देश के लिए सोचने वाले नेता अगर देश में पैदा हो ना, तब देश के एक लीडर के लिए नाम लेना भी गौरव की बात होता है। मैंने आपको बोला नेपाल के पॉलिटिशियन बोला, नेपाल के लोगों का नाम नहीं लिया जो पॉलिटिशियन में बैठ के अभी गंदा राजनीति कर रहे हैं। क्यों? उनका नाम लेना और नर्क में जाना बराबर है, इतना गंदे लोग हैं। तो इसीलिए मैं अपना देश का बदनाम नहीं करना चाहिए। आप इतने सालों से आप देख रहे हो तो राजनीति में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हो रहा है नेपाल के अंदर, या आप सोचते नहीं कि नहीं अब आ रहा है, अब कुछ अच्छा हो रहा है? आ रहा है जी, अब बदलाव आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। उनके दिन खत्म हो चुके हैं, कंस थे, अब ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे क्योंकि वहाँ पे कृष्ण पैदा हो चुके हैं। अब धीरे धीरे सब कुछ होगा, बदलाव हम ही करेंगे, ऐसा बात नहीं है। और पाकिस्तान को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई में आतंकवादी जितने भी हमारे भारत में आए हैं, जिन्होंने भी आतंकवादी घटनाएं की हैं, वो सारे पाकिस्तान से ही आए होंगे? अब इसमें मैं एग्जैक्टली तो नहीं कह सकता क्योंकि किसी भी देश के लेकिन मैं इंडिया में रहने के नाते, क्योंकि मेरे बाल बच्चे, मेरे रोजी रोटी इंडिया में, मैं अभी मर भी जाऊंगा तो मेरा तन सारा इंडिया में रहेगा, इंडिया के मट्टी में मिलना है। तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान को भी सब राष्ट्र से सम्मेलन करके इंडिया का जो भी हॉल है, इंडिया जो उनके विरोध कर रहे हैं, इंडिया के विरोध में जो आतंकवादी वो खड़ा कर रहे हैं, तो उस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। अपने देश को शांति तरीक़ा से रखना चाहिए। वहाँ पे बहुत सारे जनता होंगे जो सीधे साधे होंगे, उनको परेशान नहीं करना चाहिए जी। कुछ क्षणिक के लिए वो अपने देश को अगर कठिनाई में डाले, मुश्किल में डाले, एक गलत बात है। पाकिस्तान को आपने समझना चाहिए, नहीं समझेंगे तो गोरखा बटालियन ऐसे भी रेडी है, हम अब कुछ नहीं बोलेंगे। ग्रेट। अच्छा, अभी जैसा कि पाकिस्तान का रवैया है, आतंकवादी इतने वो लगातार तैयार कर रहे हैं, तो क्या अब पाकिस्तान के हालात तो खैर खराब है, वहाँ पे खाने के लिए अन्न नहीं मिल रहा है उनको, और अब पीने के लिए पानी भी जो है भारत की तरफ से बंद कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में अगर पाकिस्तान वाले मोदी जी से माफ़ी मांगे, नाक रगड़कर, पैर पकड़कर माफ़ी मांगकर उनसे कहें कि अब हम आपके साथ रहना चाहते हैं, आपकी शरण में रहना चाहते हैं, तो क्या मोदी जी उन लोगों को माफ़ कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि इसीलिए कर सकते हैं। मैं एग्जैक्टली आपको बता दूं, अभी मैंने कुछ देर पहले बोला कि हम बहुलवादी हैं। हमारे धर्म में, हमारे संस्कार में, हमारे ग्रंथ में यही बोला कि कोई अगर शरणार्थी अगर शरण में आ जाए तो उसको माफिया देना चाहिए जी, तो और देंगे भी, क्योंकि हमारे देश में तो ऐसे महात्मा ही लोग हैं जो अभी देश को चला रहे, जैसे मोदी जी है, योगी जी हैं। नहीं, वैसे देखा जाए तो मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर पाकिस्तान में भी जीव ही रहते हैं। उनमें से कई ऐसे हैं जो निरीह हो सकते हैं, कई मानवीय संवेदनाएं उनके प्रति प्रकट करते हुए, और उनका साथ देना चाहिए। लेकिन वहाँ के लोगों, जो भी वहाँ के राजनेता हैं या जो सरकार चला रहे हैं या जो फौज चला रहे हैं, वो आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको सपोर्ट फैला रहे हैं, उनको सपोर्ट नहीं देना चाहिए। मेरा कहना यही है कि वहाँ के जनता अगर वो सुधर जाए, तो पाकिस्तान के विकास के लिए क्या भारत की तरफ से भरपूर सहयोग मिल सकता है उनको?
हाँ, वहाँ को सरकार को ना करे, सरकार को तो उस लेवल में है ही नहीं, क्योंकि जहाँ पे मानवीय क्षति होती है, मानवीय हिंसा होती है, ऐसे लोगों को तो कभी माफ़ करना नहीं चाहिए। लेकिन वहाँ के जो सोजा सीधा जितना भी वहाँ पे जो जनता है उनको सपोर्ट करना चाहिए, सरकार को नहीं। अच्छा, अगला सवाल भी पाकिस्तान से जुड़ा हुआ आपसे पर मैं पूछता हूँ कि पाकिस्तान के पास जैसा कि अभी परमाणु हथियार भी हैं और बात बात में वो धमकी देता है हाँ जी, कि अगर किसी तरह की कोई हमारे ऊपर आँच आई तो हम परमाणु विस्फोट करेंगे। हाँ जी, ठीक है, इस तरह की वो धमकियां देता है। यानी स्पष्ट तौर पर कहें कि किसी अगर उद्दंड के पास या गलत व्यक्ति के पास शक्तियां जाती हैं तो वो उसका दुरुपयोग कर सकता है। ऐसा ही अगर आपके यहाँ आप सोचें, अगर किसी गलत व्यक्ति को आपने कराटे की ट्रेनिंग दे दी तो क्या गलत नहीं होगा उसका? बिल्कुल गलत होगा। तो उसकी छटनी कैसे करते हैं आप कि ये व्यक्ति सही नहीं है, इसलिए उसका रवैया ही पता चल जाता है। जब वो क्लास में आता है उसका 1-2 दिन में उसका पता चल जाता है कि उसका हाव भाव सारे देख के पता चल जाता है। और ये तो अब सरकार ही जाने, इंडिया सरकार के पास कोई खुफिया एजेंसी से लेके पनडुब्बी से लेके मतलब कोई भी ऐसा खजाना खाली नहीं है जिस मतलब अलमारी में खजाना भरा ना हो। अगर पाकिस्तान के साथ परमाणु भी होगा उसके डिफेंस के लिए इंडिया ने ऑलरेडी उसके बड़े बड़े डिफेंस तैयार कर रखा है, उसमें इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो पाकिस्तान जानबूझ के कभी जिंदगी में वो हमला कर ही नहीं सकता परमाणु का, क्योंकि उसको पता है हम अपने बच्चों में कैसे आप उसको अगर कोई आना चाह रहा है उद्दंड है, लेकिन एक ये भी हो सकता है कि हम तो अगर कोई बिगड़ा हुआ है गलत व्यक्ति नहीं, उसको स्टॉप कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं या उसको पहले सुधारने की भी कोशिश की जाती है। उसको 1-2 दिन हम लोग एक उम्मीद की क्या पता यहाँ पे आकर के वो सुधर जाए। एक सुधरने वाला व्यक्ति होता है जो उसका व्यवहार से पता चल जाता है। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो कभी सुधरेगा नहीं, तो उसका अलग ही व्यवहार रहता है जी। तो अगर ऐसा व्यक्ति है तो हम लोग क्लास से उसको ऑलरेडी कभी भी नहीं आने के रास्ते में उसको भेज देते कि भाई हमारे क्लास के लिए तुम्हारे लिए रास्ते बंद है, क्योंकि हमारे क्लास में ये एक्टिविटी नहीं। लेकिन अगर वो ये कहें कि फीस डबल ले लो भले ही, नहीं, फीस से यहाँ पे कोई फीस का कोई बात ही नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छे बच्चे के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है जो इंडिया का भविष्य सोचता हो, जो अपना घर का परिवार का भविष्य सोचता हो, जो अपना कॉलोनी का, अपने देश का, अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने स्टेट का सोचता हो, ऐसे बच्चे के लिए, जो फिजिकली एक्टिव रहना चाहता है ऐसे बच्चे के लिए, जिसका सपना अच्छा हो उसके लिए है। यानी आप किसी को स्टूडेंट अगर रख रहे हैं तो उससे पहले आप ये देखना चाहते हैं कि वो देश या समाज के बारे में कितना क्या सोचता है। अगर देश और समाज के बारे में सोचता है तो ही आप उसको कराटे सिखाते हैं, नहीं तो नहीं सिखाते। उसको नमस्कार करते थे, राधे राधे भैया आप जाओ। ऐसे ही हमारा यहाँ का क्लास का सिद्धांत है। यहाँ पे 2-3 व्यक्ति को हम लोगों ने ऐसा कर भी चुके हैं, क्योंकि आते हैं। अच्छा, एक ये जो अपने मैटिंग जो बिछी हुई है, हाँ जी, करीब 1 इंची के आसपास इसकी मोटाई हाँ जी, हाँ जी। तो ये मैटिंग किस पर्पज से लगाई जाती है, क्या कारण है इसके? इसका कारण ये जो आज के जनरेशन में जो हमारे कराटे को डेवलप मिली है, कराटे जहाँ पे खेला जाता है वहाँ पे ये मैट लगता है, जो वर्ल्ड कराटे फेडरेशन भी लगाती है WKF के नाम से। तो ये रूल्स है कि विदाउट मैट हमारे बच्चे में चोट लग जाती है, विदाउट मैट बच्चे में इंजरी बहुत सारे ज़्यादा हो गई जी। तो उसके बाद में हम लोगों ने सोचा हम ये तो पहले तो हमारे बस की बात ही नहीं थी कि हम कहाँ से मैट लगाते, हमारे पास क्योंकि ये मैटिंग बहुत कॉस्टली भी है, जैसा कि आपने बताया भी था। ये कॉस्टली ये करीब 50,000 की जो मैटिंग है वो यहाँ इस वक्त लगी हुई है। तो फिर हम लोगों ने भी जैसे रूल्स आते हैं कराटे के, तो रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोगों को भी क्लास को मॉडिफाई करना पड़ता है। अभी जैसे हम लोग खेलते तो ग्लव्स पहन के खेलते, चेस्ट गार्ड पहनते, माउथ गार्ड पहनते, हेड गार्ड पहनते, सिंग गार्ड पहनते हैं। तब ऐसे ही अपने क्लास में भी प्रैक्टिस के टाइम में, प्रैक्टिस क्लास में भी हम लोगों को मैट उतना इम्पोर्टेंट है। और इसका बेनिफिट ये है कि जब कभी हम लोग कंपटीशन खेलना ले जाते हैं बच्चे को, विदाउट मैट अगर बच्चा प्रैक्टिस करता है तो हम लोग कंपटीशन के लिए ले जाते हैं, तो वो मैट में कंफर्टेबल नहीं होता है, उसको पता नहीं होता कि मैट में कैसे खेलना है,
कितना बाहर जाते हैं, कितना अंदर आते हैं, बाहर जाने के बाद अपने को फाउल मिलता है, या मैट से उसको जब मैट में खेलता है तो ये स्पॉन्स होता है जी। तो विदाउट मैट में खेलने वाला बच्चा और मैट में खेलने वाला बच्चा वो समझेगा नहीं, विदाउट मैट वाला मैट में समझता नहीं है जी। तो अपने बच्चे को आगे ले जाने के लिए, बच्चे का भविष्य के लिए ये हम लोगों ने यानी कि टूर्नामेंट जितने भी होते हैं उसमें सब में मैटिंग विदाउट मैट का ही नहीं होता, विदाउट मैटिंग नहीं होती। ओके। अच्छा, एक अपने यहाँ बॉक्सिंग किट भी जो है जस्ट मेरे पीछे हुआ है, तो कराटे में बॉक्सिंग को मिक्स करने का कुछ है या इसका? नहीं, ये कराटे का बॉक्सिंग बोले तो इसमें ये कराटे का ही है जी। ये पंचिंग किट बोलते हैं इसको। हम लोग कराटे में बहुत सारा प्रैक्टिस होती है। कराटे बोले तो मिक्स मार्शल आर्ट के जैसे होता है, इसमें पंच, किक वगैरह, थ्रोइंग वगैरह सारा करना पड़ता है, तो उसके लिए ये प्रैक्टिस के लिए बच्चे लोगों के लिए ये अच्छा होता है, इसलिए इसका उपयोग करते हैं हम लोग। अच्छा, कराटे सीखने के लिए लड़के हों या लड़कियां, हाँ जी, किसी को भी सिखाया जा सकता है? किसी को भी सिखाया जा सकता है, कोई भी सीख सकता है, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए कराटे सीखने के लिए? हाइट या हाइट का तो इसमें कोई वो नहीं है। एज हम लोग 5 ईयर से स्टार्टिंग कर देते हैं। ओके। 5 ईयर से बच्चा आराम से अपने क्लास ले सकता है, आराम से वो कर सकता है, उसका एज भी वो एकदम सही है। लेकिन जैसे अभी एसएमएस स्टेडियम की बात करें तो वहाँ के कोच जो है वो 8 साल से नीचे के बच्चों को लेते नहीं है। लेकिन आप यहाँ 5 साल के बच्चों को भी ले रहे हैं, तो वहाँ मतलब 8 साल से नीचे वालों को क्यों नहीं लेते होंगे? क्या वहाँ पे एक सरकार का एक रूल्स है, क्योंकि वो एक सरकारी इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग या स्टेडियम है, वहाँ पे बच्चे को संभालने के लिए सरकारी कोई ऐसा कोच या कोई ऐसा असिस्टेंट नहीं रखा होता है कि जो छोटे बच्चे को वॉशरूम ले जाए या बच्चे को कुछ संभाल सके। तो यहाँ पे क्या है, ये प्राइवेट हमारे जो सेंटर होते हैं, तो इसमें हम लोग बच्चे को एक बच्चे को, छोटे बच्चे को भी ध्यान देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इतना छोटा बच्चा भी यहाँ पे आ रखा है, नींद आ रही है लेकिन इसको। हाँ, ऐसे छोटे बच्चे को भी आप पेरेंट्स ही छोड़ के जाते हैं। और बच्चे भी बहुत सारे बच्चे तो एक्टिव भी रहते हैं। और जैसे हम लोग वॉशरूम भी ले जाना होता था, हम बच्चे को वॉशरूम के लिए भी साथ में भेजते हैं। हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। बच्चे को पेरेंट्स नहीं आए, फ़ोन कर दिया, पेरेंट्स लेट हो रहे हैं, वेट कर लिया। लेकिन सरकारी जो जितना भी स्टेडियम या इंस्टीट्यूट होता है वहाँ पे लिमिट का टाइम होता है। आप लेट आ गए तो आपको बच्चे को कौन वेट करके बैठेगा? बिल्कुल। तो बच्चे को वॉशरूम कर दिया तो उसका कपड़ा कौन चेंज करेगा जी? तो इसीलिए सरकार का एक नियम बनाया है कि भाई बच्चा कम से कम अपने आप समझदार हो और वो सारे चीज़ अपना खुद कर सके। इसीलिए, और ये प्राइवेट है, प्राइवेट में तो अब हम लोगों को भी ये रोजगारी भी है। ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं बोलता कि भाई यहाँ से कुछ नहीं हो रहा है, मेरा घर परिवार भी चल रहा है जी। तो चल रहा है तो मेरे को सब कुछ ध्यान भी रखना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग 5 साल के बच्चा, लेकिन 5 साल का बच्चा बहुत अच्छा खेल सकता है, एज भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे 5 साल के बच्चे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आपके पास आए होंगे, कई पेरेंट्स भी आपके पास लेके आए होंगे, लेकिन क्या कोई ऐसा बच्चा भी आपके पास है जिसको आप खुद ढूंढ के लाए? ऐसा बच्चे 2-3 बच्चे हैं। 2-3 बच्चे हैं जो मैं खुद ढूंढ के लाया। कैसे? मतलब कोई एक एक्सपीरियंस शेयर करें कि बच्चा। समर वेकेशन में आए हुए 2-3 बच्चे थे जो बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन उन्होंने समर वेकेशन के बाद क्लास पे स्टॉप कर दिया। तो उनको देखते हुए, उनका खेल देखते हुए, उनका एनर्जी देखते हुए, उनका एक मनोबल देखते हुए मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, वास्तव में ये बच्चा मेरे को बहुत अच्छा कर सकता है, अपना मेरा क्लास का नाम कर सकता है, मेरा नाम कर सकता है, अपना डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का, देश का भी नाम कर सकता है। बोल के 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो मैं उनके घर में जाके पेरेंट्स को समझा के फिर मैं उन बच्चे को लेके आया। आज भी वो बच्चे खेल रहे हैं, 12-13 साल हो गए, वो कंटिन्यू खेल रहे हैं। ग्रेट है, ऐसे बच्चे हैं जी। और इनमें से अभी समर वेकेशन में भी 2-4 बच्चे हैं, जैसे आप देख रहे हैं, ये बच्ची बहुत एक्टिव बच्ची है। अब ऐसे बच्चे स्टॉप होते थे, मैं एक बार उनके घर ही पहुंच जाता हूँ। आप इतना अच्छे बच्चे को क्यों रोक रहे हैं? अगर बच्चा अगर उस हिसाब का हो तो ठीक है, लेकिन बच्चा जिस फील्ड के लिए इतना एक्टिव है और तैयार है, तो बच्चे को, मेरे को जहाँ तक लगता है, उसको
पेरेंट्स को भी खेलना देना चाहिए। पढ़ाई ठीक है, एजुकेशन फर्स्ट है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एजुकेशन लाइफ के लिए, उतना स्पोर्ट्स भी लाइफ के लिए है। आज कोई भी स्पोर्ट्स करो, लेकिन एजुकेशन के साथ स्पोर्ट्स रखना बहुत ज़रूरी मेरे को लगता है, क्योंकि बच्चा खुद अगर फिजिकल फिटनेस नहीं है, उसका फिट ही नहीं है, अब एजुकेशन ही एजुकेशन क्या करेगा? कल एक बड़ा ऑफिसर बन गया, वो फिजिकल फिट नहीं है तो वो अपना ड्यूटी भी पूरा नहीं कर सकता है। बिल्कुल। तो उसके लिए तो आपको स्पोर्ट्स तो ज़रूरी है। सुबह योगा करो या कोई भी चीज़ करो, आप आरएसएस में जाओ, बजरंग दल में जाओ, या फिर कराटे में जाओ, ताइक्वांडो में जाओ, जूडो में जाओ, योगा में जाओ, कोई भी जगह जाओ, बैडमिंटन खेलो, टेबल टेनिस खेलो, कोई भी खेलो, लेकिन स्पोर्ट्स ज्वाइन होना चाहिए। खेलकूद का माध्यम जरूरी है। खेलकूद ही ऐसा माध्यम है आज के टाइम में जो इंसान को 2 दिन आगे ले जा सकता है, कॉन्फिडेंस भी बनाता है जी। अच्छा, अब आपका लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य यही है कि जब तक मेरे अंदर ये वो शक्तियाँ रहेगी और जब तक मेरा एक बच्चा WKF वर्ल्ड कराटे फेडरेशन नहीं खेलेगा, वर्ल्ड कराटे फेडरेशन से वो एक मेरे बराबर का कोच नहीं बनेगा या मेरा बराबर का ऑफिशियल, मेरे से बड़ा ऑफिशियल नहीं बनेगा, तब तक मेरा वो सपना है, जब तक मैं कराटे कराते रहूँगा जी। और जब तक मेरा एक बच्चा ऑफिसर तो हो चुका है, 1-2 दिन में मेरे पास बैनर भी आ जाएगा। ग्रेट। तो उन लोगों का ये बैनर भी लगेंगे, बहुत सारे जो गवर्नमेंट जॉब लगे हैं, तो वो लोग तो जॉब के लिए तो मेरा लगभग सपना ये था कि एक बच्चा जॉब लग जाए, लेकिन बहुत सारे लगे, अब उसमें तो टेंशन नहीं हुआ। लेकिन एक ये है कि मेरे क्लास से नहीं, राजस्थान से ही वर्ल्ड कराटे फेडरेशन में आज भी एक भी ऑफिशियल नहीं है जी। अगर वो मेरे क्लास के बच्चे बन जाए ना, तो मेरे वो लक्ष्य भी पूरा होगा, वो सपना भी पूरा होगा, क्योंकि इतना छोटे छोटे बच्चे से तैयार करना पड़ता है, उसमें ग्रेजुएट भी चाहिए। अब वर्ल्ड कराटे फेडरेशन का एग्ज़ाम देना ज़रूरी नहीं होता, इंडिया में बहुत कम चांस होता है, कभी कभी होता है, वो भी 5 साल 3 साल में एक बार होता है, आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ता है जी। तो उस जगह जाके क्वालिफायर करके अगर जिस दिन मेरा बच्चा कोई आ जाएगा, उस दिन मेरा लक्ष्य पूरा होगा। आप एक स्कूल में भी जो है स्पोर्ट्स टीचर हैं? हाँ जी। वहाँ आप क्या क्या गेम्स खिलाते हैं, या वहाँ सिर्फ कराटे ही आप कराते हैं? नहीं, वहाँ पे मेरा स्कूल है जो चौकी नानी के जस्ट पीछे है, KD पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जी। वहाँ के ओनर हमारे कमल सर हैं और प्रिंसिपल सरिता जायसवाल है। प्रिंसिपल मैम से मेरा हम लोगों का पहला इंटरव्यू हुआ था जब मेरा कराटे का स्कूल का पहला लाइव था, एक्सपीरियंस था। मैं चाकसू आगे तक जाके आया ऑटो में जी। उस टाइम इतना जुनून था मेरे के अंदर कराटे का। तो आते टाइम में हम अंदर से आए भाटिका रोड से, तो लास्ट में वो स्कूल देखा, तो मेरे एक दोस्त दिनेश थापा थे, तो हम लोग दोनों, फिर मैंने बोला यार ये स्कूल में भी एक बार तक चल जाते हैं। तो गए, तो प्रिंसिपल मैम उस टाइम में 26 ईयर्स के थे, पूर्णिमा कॉलेज से, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी से वो ग्रेजुएट है हमारे मैम। तो उनसे बात किया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। हो सकता है उनके और हमारे एज मेल खाई, या हो सकता है कुछ भी। मैं लास्ट में आके मतलब वहाँ आके थोड़ा सा मेरे को शांति मिली कि चलो हम लोग चाकसू तक जाके आए, लेकिन कुछ तो मिला। तो 2012 या 13 में नहीं 2015 में मैंने उस स्कूल को ज्वाइन किया जी। तो बात किया तो उन्होंने बोला डेमो दिखाया। अब डेमो दिखाओ बोले तो दिनेश सर में दोनों उस टाइम में, तो आज से 10-15 साल तो थोड़ा सा वैसे ही थे, खुद हम खेलते थे। तो डेमो दिखाने के लिए हम लोग कॉरिडोर में ले गए। अब बच्चे के सामने हम लोगों ने डेमो खूब दिखाया, बहुत अच्छा दिखाया। हमारा डेमो देख के एक बच्ची बेहोश हो गई कि इतना जोर से गिराया तो भी कुछ नहीं हो करे, तो वो बेहोश हो गई। मतलब इतना एक्टिव थे हम लोग उस टाइम में, इतना एनर्जी था। तो मैम ने डेमो देखते ही बोला कि ठीक है आप तो 1 अप्रैल से ज्वाइनिंग करो। ग्रेट। तो आज उस स्कूल में कराटे के लिए मैं ज्वाइनिंग हुआ। आज वहाँ पे हमारे PTI सर हैं रामदयाल यादव जी, उनका तो गवर्नमेंट सर्विस हो गया, अभी वो सिलेक्शन है उनका, ये जुलाई में उनका आ जाएगा, वो कहाँ जाना है डेट,
फिर उनके साथ मिले अपन। हाँ। तो बहुत नाइस बंदे मिले और मेरे को आज मैं वहाँ पे कराटे कराता हूँ, वॉलीबॉल कराता हूँ, खो खो कराता हूँ, बैडमिंटन कराता हूँ, अपने आपका एक कबड्डी वगैरह, बास्केटबॉल वगैरह सारे गेम वहाँ पे हम लोग लगभग गेम, शटल रन, हाई जंप, लॉन्ग जंप, सारे गेम। लेकिन मेन फोकस आपका जो मेरा कराटे मेन पर फोकस है, वहाँ हम लोग कराटे आप प्रोफेशनल। उनमें से भी फिर कराटे के लिए स्टूडेंट अलग से हाँ जी, चुनते हाँ, हैं? कराटे के लिए अलग है। वहाँ पे हम लोगों ने सब गेम के अलग अलग स्टूडेंट है। जी। वॉलीबॉल के अलग है। वॉलीबॉल और कराटे दोनों मेरे हैं जी। दोनों गेम स्कूल का, दोनों गेम मेरा है। वॉलीबॉल और कराटे मैं कराता हूँ, और अदर जो टूर्नामेंट वगैरह होते हैं या प्रैक्टिस कराना होता है तो फिर पीटीआई सर के साथ मिलके हम लोग सारे गेम कराते हैं। हम लोग 3-4 पीटीआई है वहाँ पे, तो ऐसा करके हम लोग कराते हैं। एक चेतन चौधरी भी हैं जी। जो हमारे से बाद में लगे हैं, हमारे से जूनियर या भी, वो भी करते हैं। लेकिन उस स्कूल में आज भी स्कूल में घुसते ही इतने एनर्जी मिलती है, और वहाँ पे ओनर से लेके प्रिंसिपल से लेके सब लोग, बच्चे भी बहुत अच्छे हैं जी। और स्कूल का भी ऐसे आज 10-15 साल हो गए उसी स्कूल में। तो अच्छा लग रहा है, जैसे क्लास है वैसे स्कूल हैं, जैसे आपसे मिले वैसे सबसे मिलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। लेकिन सबसे यही है, आप लोग से मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे आज लाइफ में पहले बार मैं किसी चैनल के माध्यम से किसी आप जैसे शख्स के सामने बैठ के इस तरह से बात कर इस तरह से अपन बात भी कर रहे हैं। तो ऐसे पहले हमारे जूही कुमारी ये बेधड़क चैनल वाले थे, उन्होंने भी इंटरव्यू वगैरह उनका भी बहुत अच्छा लिया। तो वो हमारे द पैलेस स्कूल में फ्री ऑफ द कॉस्ट एजुकेशन करती है दिया कुमारी जी। जी जी जी। उनका स्कूल है, दिया कुमारी जी ने उनको फ्री ऑफ द कॉस्ट पढ़ाने के लिए बच्चे का सिर्फ परफॉर्मेंस देखे। जी जी। तो ऐसा कर रहे हैं, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। बच्चों को, ख़ास तौर पर लड़कियों को, आप सेल्फ डिफेंस के लिए ज़्यादा अप्रोच करने का प्रयास करते हैं, या वो कैरियर के तौर पर कराटे को चुने, ये आपकी कोशिश होती है? हमारे यहाँ पे दोनों कैटेगरी है। मैं बच्चे एडमिशन होने से पहले पूछता हूँ आप कंटिन्यू करना चाहते हैं या पार्टिकुलर कभी कभी आप आना चाहते हैं, सेल्फ डिफेंस के लिए सीखना चाहते हैं या अपने, क्योंकि दोनों में अंतर है। हाँ जी। बच्चा सिर्फ अपनी आत्मरक्षा के लिए सीखना चाह रहा है, हाँ जी, या फिर वो पढ़ाई के साथ अपने एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी के तौर पर इसको चुनकर आगे इसमें बढ़ना चाहता है, फिर स्टेट या नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पर कहीं ना कहीं परफॉर्म करके अपने देश का या राज्य का नाम रोशन करने की कोशिश करता है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा, दो तरह का एडमिशन होते हैं यहाँ पे। एक होता है सेल्फ डिफेंस के, और एक होता है कंटिन्यू कराटे। अब मैं एक प्लेयर बनना चाहते हैं या उसके बारे में कोई भविष्य अपने ढूंढते हैं कि कहीं मेरा भविष्य इसी में तो नहीं है, तो उसमें से सेल्फ डिफेंस में जो समर कैम्प या ऐसा कोई कैम्प में आने वाले बच्चे हैं, उसमें से आज तक लगभग बच्चे ने जो सेल्फ डिफेंस के लिए समर कैम्प में आए, उन्होंने 100 में से 60% बच्चे वो कंटिन्यू हो जाते। फिर यहाँ पे क्लास देखिए, यहाँ का क्लास का माहौल देखिए, तो ऐसे हो जाते हैं। तो उससे अब जो सेल्फ डिफेंस के लिए आते हैं, तो हम लोग 1.5 आवर का हमारे जो 1.5 घंटा का क्लास होता है, तो सेल्फ डिफेंस वाले के हम लोग 1 घंटा क्लास देते हैं जी। और जो एक प्रॉपरली प्लेयर बनना चाहते हैं उनका 1.5 घंटा का क्लास होता है। तो सेल्फ डिफेंस सीखने आने वाले को एक्चुअली मैं आपका चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कहीं पे भी सेल्फ डिफेंस सीखने आते हैं, आजकल यूट्यूब में भी दिखाता है कि सेल्फ डिफेंस तभी सिखा सकता है, सिखा जा सकता है, सीख सकते हैं, तब सीख सकते हैं जब एक दूसरे से आदमी कांटेक्ट होता है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी आए कि सर हमारे बच्चे को सेल्फ डिफेंस सिखाना है, बट उसको बैड टच नहीं करना है, ऐसा टच नहीं करना है, ऐसा बहुत सारी चीज़ होती है। तो मैं पहले ये बोलता हूँ, एक बात बताइए मैम या सर, अब मैं बच्ची को बोलूँगा कि बेटा तू सेल्फ डिफेंस के लिए ये मूवमेंट करो, अब सेल्फ डिफेंस के लिए वो मूवमेंट तो बता दिया,
लेकिन उस बच्ची को मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए, अगर कोई अटैक ही नहीं करे तो सेल्फ डिफेंस कैसे करेगी? बिल्कुल बिल्कुल, प्रैक्टिकल जो होना जरूरी प्रैक्टिकल तो जरूरी है। जब तक प्रैक्टिकल ऐसा तो है नहीं कि कराटे की किताबें पढ़ा दी जाए और जाओ करते रहो, ऐसा नहीं होता है। इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी बड़ी बच्ची थी, वो गई, एक बच्ची यहाँ पे भी है। जी जी। मेरे यहाँ पे सबसे ज्यादा मार खाने वाले बच्चे यहाँ आते हैं। मेरे बच्चे हैं, वो भी आज तो 1-1.5 महीना में गाँव रह के आया। नहीं तो मैं पहले बोलता हूँ कि आप 1-2 क्लास बाहर जाके देखिए, उसके बाद में अगर नहीं होता है तो आप मेरे पास लाइए। मेरे क्लास में सबसे ज़्यादा पिटाई होती है। ये है हार्दिक मादीवाल, इसकी सिस्टर भी सीखती हैं। आप इसको पूछ सकते हैं, इन लोगों को पूछ सकते हैं, इन लोगों को पूछ सकते हैं यहाँ पे किस तरह से मार पड़ती है, इस बच्चे को भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ के नाम से ना सेल्फ डिफेंस होता है ना कराटे होता है। यहाँ पे सिर्फ एक कराटे प्लेयर के नाम से, कराटे स्टूडेंट के नाम से यहाँ पे प्रैक्टिस होती है। यहाँ पे नए पुराने यहाँ कोई नहीं होता है। सब कराटे क्लास में जैसे बच्चे ग्राउंड में पहुँचते हैं, मैट में पहुँचते हैं, यहाँ पे ओनली कराटे प्लेयर होता है। यहाँ ना कोई गर्ल्स होती है ना बॉयज़ होता है। जो बॉयज़ को मार पड़ती है वो गर्ल्स को पड़ती है। और मैं इनका कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स फाइट करती हैं यहाँ पे जी। तो पेरेंट्स को भी मैं यही बोलता हूँ कि यहाँ पे कराटे होता है, यहाँ पे गर्ल्स का अलग, बॉयज़ का अलग, गर्ल्स बॉयज़ यहाँ पे नहीं होता है जी। यहाँ पे फाइट करने में गर्ल्स के साथ फाइट करने लगाऊंगा तो गर्ल्स भी मारेगी, बॉयज़ भी मारेंगे। यानी आपके लिए कोई लड़का नहीं है, कोई लड़की नहीं है, स्टूडेंट है। स्टूडेंट है, मेरे स्टूडेंट है। और उसमें भी अगर गर्ल्स रोने लगती है या ऐसा कुछ होता था, गर्ल्स को सबसे ज़्यादा डांट पड़ता है। अगर कोई इतना लगने से अगर रोती है तो आगे कैसे सेल्फ डिफेंस करेगी? कोई डंडा से मारेगा, कोई चाकू से मारेगा, कोई थप्पड़ मारेगा, तो कोई पंच से मारेगा। अचानक जो हाथ से होते हैं उनमें तो यही होता है। तो उस जगह को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे आपने को कंट्रोल करना, वो आपके हाथ में है। तो आप इस में नहीं रो सकते, इसका मतलब आप कुछ नहीं सीख सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा मेरा एक मेन वो है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो डर गया वो घर गया। मेरे क्लास में जो डर गया वो मर गया। मेरे क्लास में सिर्फ एक ही 2 ही चीज होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं घर गया, लेकिन मैं बोलता हूँ मर गया, क्योंकि डरने वाला कहाँ घर जाएगा। सही बात है। तो इसीलिए हमारे क्लास में इस तरह का क्लास अगर होता है तो संडे को हमारे सारे ब्रांच के बच्चे आते हैं, गर्ल्स बॉयज़, यहाँ पे सारे इसका प्रैक्टिस होता है। 8 बजे से लेके 11 बजे तक हमारा प्रैक्टिस चलती है। तो अगर कोई देखने भी आना चाहे तो भी देख सकते हैं, सीखना भी आना चाहे तो भी सीख सकते हैं। तो ऐसा है सर हमारे यहाँ पे। अच्छा, अंत में चलते चलते देश के युवाओं से आप कुछ कहना चाहेंगे? देश के युवाओं से मेरा यही कहना है कि आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, अपने लाइफ में जो भी चीज़ कर रहे हैं, उसमें कुछ हिस्सा समाज के लिए करें, कुछ हिस्सा अपने देश के लिए सोचें, कुछ हिस्सा अपने माँ बाप के, सबसे पहला माँ बाप को सोचें, और माँ बाप से भी पहले अपने देश का ज़रूर सोच के काम करें। जैसे मैं भी एक समाज सेवी भी हूँ। जी जी। मैं पहले हम लोगों ने नेपाल भारत उद्यमशील समाज के नाम से संस्था था, लेकिन वो दरता राजस्थान के एक्ट में नहीं होता है। कोई भी आज के टाइम में इंडिया में शायद कॉन्स्टिट्यूट ऐसा हुआ कि कोई भी देश का नाम रख के कोई संस्था या कोई भी चीज़ नहीं कर सकता है दरता। तो हम लोगों ने उसका नाम चेंज करके नेपाली आर्यवर्त उद्यमशील समाज रखा है। ग्रेट। तो उसका मैं संस्थापक हूँ। और हमारे संस्था का मेन मुहिम है, हमारे नेपाली या इंडिया के कोई भी लोग जो दुखी पीड़ित होता है, जो कैंसर पीड़ित होता है, किडनी का पीड़ित होता है, या ब्रेन का पीड़ित होता है, या हार्ट का पीड़ित होता है, जिसका फाइनेंशियली एकदम कमज़ोर होते हैं, तो ऐसे लोगों में हम लोग जो नेपाली लोग, स्पेशली मैं शर्म नहीं करता, क्योंकि नेपाली लोग यहाँ पे हम लोग, कोई घर में चौकीदारी करता है, कोई घर में नौकरियाँ करता है, कोई खाना बनाता है, कुकिंग करता है। मैं खुद ही होटल में कुकिंग करता हूँ। मेरे को बोलने के शर्म नहीं आता है, क्योंकि काम कोई छोटा नहीं होता है। तो ऐसे करके हम लोग एक दूसरे को 500, 100, 1000 या 200, 300 करके इकट्ठा करके हमारे जो संस्था है, समाज है, वो फिर उस व्यक्ति को डोनेशन करता है। जैसे यहाँ बरकत नगर में ये जो मानसिंहपुरा के अंदर एक लेडीज हैं, दीदी हैं, उनका जो गला का कैंसर है,
तो उनको हम लोग ने 1 महीना के अभी कुछ दिन पहले राशन लाके उनके घर में भर के गए। अभी नेपाल में जो एक ब्लड कैंसर पीड़ित है 5 साल की बच्ची, उनके लिए 1,70,000 रुपये हम लोग 17,000 रुपये हम लोग यहाँ से उनको IMA कराए। लेकिन हम लोग ऐसे ही काम करते हैं, हमारा समाज का भी यही उद्देश्य है। लेकिन मैं नेपाल का होके नेपाल का अपने समाज के साथ साथ मैं आर्यवर्त क्यों जी, आर्यवर्त भी नाम रखा है हम लोग ने, नेपाली आर्यवर्त। हम नेपाली है लेकिन आर्यवर्त से प्यार करते हैं। ग्रेट। अब हमारे ग्रंथ में बहुत सारे में आता है भारतवर्ष से आर्यवर्त, हाँ भारतवर्ष से आर्यवर्त नेपाल क्षेत्र ऐसे करके हमारे ग्रंथ में कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है। तो मैंने सोचा कि आर्यवर्त रख देते हैं कि दोनों देश के लिए बिल्कुल बहुत अच्छा होगा। तो ये नाम बहुत आजकल के टाइम कोई लोग रखता नहीं है, लेकिन मैंने रखा है क्योंकि पौराणिक हम लोग मानते हैं इस तरह बेटा। तो इसीलिए आप लोग भी, युवा भी, कुछ भी नहीं था अपने कुछ समाज के लिए तो कुछ सोच के ही काम करना है। कोई भी समाज के कोई भी लोग हो, कहीं पे भी हो। जैसे इंडिया के लोग अमेरिका में है तो भारत के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जैसे हम लोग नेपाल के हैं लेकिन ये भारत में रह के नेपाल के लिए कुछ करते रहते हैं। लेकिन आप लोग भी अपने घर में रह के भी, अपने पड़ोस में रह के भी, कहीं पे भी रह के भी अपने देश के बारे में सोचे और अपने माता पिता के बारे में सोचे। यही मेरा युवाओं को सजेशन भी है, सूचना भी है, एक मतलब रिक्वेस्ट भी है, प्रार्थना भी है। लेकिन देश में कभी मुसीबत आए तो सभी युवा को एक होना चाहिए, ना कोई पार्टी, ना कोई धर्म, ना कोई मजहब, ना कोई, सब हम एक है। और जैसे कि अभी बहुत सारे को एक टॉपिक और बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नेपाली ऐसा होता है, नेपाली वैसा होता है। नेपाली को आप लोग सब भाई समझे, क्योंकि नेपाल में से जितने भी इधर आते हैं सारे हिंदू हैं, तो हिंदू सब भाई है जी। तो अपने भाई को भाई समझे ताकि हम लोग एक बन के रह सके और एक साथ उठ सके, एक साथ बैठ सके। और ऐसे करके हमारे देश के सिद्धांत चले हैं। राम के लिए जनकपुर से स्वयंवर के लिए सारी चीज आए हैं, आप लोगों ने इतना देखा था। तो इसका मतलब जब जानकी से वहां से राम के लिए अयोध्या में श्री आ सकते हैं, तो हम लोग नेपाली लोग भी आपके दिल में आना चाहिए। और बहुत सारे आज संवाद हो ही गई, तो एक तुक और जो नेपाली लोग यहाँ पे आके, जो हमारे नेपाल के लोग यहाँ पे आके जो गलत एक्टिविटी करके भाग रहे हैं या गलत कर रहे हैं, उनके एक की वजह से हमारे पूरा समाज बदनामी होती है। ऐसे चीज़ के लिए गवर्नमेंट को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, इंडिया गवर्नमेंट, राज्य गवर्नमेंट को भी, कि इसके लिए एक मुहिम बनाया जाए, एक संस्था का कार्ड हो और उसका पुलिस वेरिफिकेशन हो, तो ही उस बंदे को नौकरी में रखा जाए। आपने नहीं, जरूरी नहीं है वो नेपालियों के लिए ही हो, वो सभी के लिए, क्योंकि देखो गलत एक्टिविटी करने वाले तो जरूरी नहीं कि नेपाली, फिर भी मैं अपने समाज के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ। राजस्थानियों में भी कई हैं जो गलत एक्टिविटी करते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के हैं, तो उनका तो इलाज जो है, उनके लिए कानून एक है। बिल्कुल बिल्कुल, कानून सबके लिए बराबर है। तो जो भी अपराध करेगा, जैसा अपराध करेगा, उसके लिए वो सजा उनकी तय है। और अभी मैंने आपसे संदेश के लिए कहा था, आपने संदेश के साथ साथ उनसे प्रार्थना और कर ली। हाँ जी। तो सही सच्चाई है ये कि देश के लिए, समाज के लिए कुछ हमें करना चाहिए, सोचना चाहिए। और अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हुए देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये भी देश सेवा ही है। ये भी देश सेवा, सबसे बड़ा देश सेवा है। सबसे बड़ी देश सेवा यही है, सबसे बड़ी देश सेवा। तिरंगा जो पीछे लगा हुआ है, इस तिरंगे के लिए खेलना है और इसकी शान ऊंची रखनी है। यही जो है यहाँ के बच्चे भी सोचते हैं और रोज इस तिरंगे को सलाम भी करते करके और प्रतिज्ञा लेते हैं। तो साथियों, ये थे हमारे साथ में निर्मल बोहरा जी, जो कि कराटे कोच हैं और एक प्राइवेट स्कूल में ये स्पोर्ट्स टीचर भी हैं। साथ ही साथ जो है ये एक समाज सेवक भी हैं। समाज सेवक वाली इनकी छवि भी देशभक्ति से ओतप्रोत है। नेपाल में जन्मे और भारत में इनका दिल बसता है, या ये कहें कि इनके दिल में भारत बसता है। और आज भी जो वर्तमान में भारत पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल है, उसको देखते हुए इनकी इच्छा है कि जब भी अगर मौका मिले तो ये पाकिस्तान के खिलाफ
या किसी और देश के खिलाफ भारत की सेना में खड़े होकर और भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। तो साथियों, इस पॉडकास्ट को हम यहीं विराम देते हैं। काफ़ी सारी बातें हो चुकी हैं, अभी भी बहुत सारी बातें हैं जो की जा सकती हैं, लेकिन समय की कमी की वजह से हमें यहीं विराम लेना होगा। इनकी भी अपनी व्यस्तताएं हैं और समय भी काफ़ी हो चुका है। बहुत जल्द हम इनकी नई उपलब्धियों के साथ, इनके बच्चों की नई उपलब्धियों के साथ बिल्कुल बिल्कुल कुछ और नए मेडल्स आने वाले हैं, कुछ नेशनल और जो है नेशनल के मेडल लेके आएंगे आने वाले, तो हम लोग बाद में फिर इनसे चर्चा करेंगे। अभी के लिए हमें दीजिए अनुमति। लेकिन हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको लेकर मंथन ज़रूर करें कि क्या वाकई में देश के लिए खेल कूद किया जाना चाहिए। और अगले हफ्ते यानी अगले शनिवार हम फिर मिलेंगे किसी नई हस्ती के साथ। फिर कुछ नई बातें होंगी, फिर कुछ नई मुलाकातें होंगी, फिर कुछ नई जानकारियाँ होंगी और फिर कुछ नया मोटिवेशन होगा। अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वंदे मातरम।